जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य के लिए जो भाषा खंड था, बेसिकली प्रश्न पत्र 1 का खंड क हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास, इससे संबंधित जो पहला टॉपिक था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लिया था। तो आशा करता हूँ अब जब भी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी में अगर प्रश्न आएगा तो उसमें आप लोग को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब अगला टॉपिक है मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ठीक है, हर बार या तो ब्रिज से या तो अवधि से एक प्रश्न यूपीएससी में जरूर पूछेगा, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में। ठीक है, तो इसकी महत्ता आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं। अभी मैं आपको ब्रिज भाषा वाले भी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। और ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न पूछा है अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं। ठीक है, 2014 में। 2015 में क्या प्रश्न पूछा, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज का विकास। ठीक है, ब्रज भाषा में, है ना। फिर 2022 में पूछा था अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण। अच्छा, ये व्याकरण वाला प्रश्न एक साथ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। फिर 2016 में पूछा मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधि की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, और मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज का विकास, ये 2015। 2016 में क्या पूछ दिया कि मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं। यानी कि आप देखेंगे 15-16 ऐसे यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया था, संत साहित्य में अवधि का योगदान। ठीक है, और थोड़ा सा अगर बात करें रैदास की कुछ कविताओं में, इसके अलावा जो दादू दयाल हैं उनकी कविताओं में, और कबीरदास की जो रामायणी है और शबद है, इसमें अगर बात करें तो थोड़ा बहुत अवधि का पुट मिलता है। बाकी संत साहित्य में अवधि है ही नहीं। ठीक है, प्रश्न पूछ दिया संत साहित्य में अवधि का योगदान। ठीक है, और 10 नंबर अनिवार्य वाला प्रश्न था, 2018 में पूछ दिया था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा कीजिए। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो मेरा दिखाने का पर्पज बस ये था कि ऐसे ही प्रश्न पूछा है, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के महत्व का आकलन कीजिए, है ना। ब्रज भाषा की भाषिक विशेषताओं का महत्व का निरूपण कीजिए। यही सब प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग अवधि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक आध जो प्रश्न बच जाएगा, जैसे आज हम लोग संत साहित्य में अवधि के योगदान की समीक्षा, ये सब कर लेंगे। और अगर प्रश्न बचता है, कोशिश करेंगे इसको पूरा खत्म करने का, अगर बचेगा तो ब्रज भाषा वाले चैप्टर में इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रश्न पूछा है ना। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। देखिए 2022 में फिर से, तो ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि अगर आपका पीवाईक्यू तैयार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया है, तो आपके रेंज से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, विशेषकर भाषा खंड में तो एक भी प्रश्न आपका इस क्लास के बाहर नहीं जाने की गारंटी है। ठीक है, हाँ, अब एक आध चीज, जैसे इस बार पूछ लिया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। ये वाले जो प्रश्न जो यूपीएससी के सिलेबस में ही नहीं थे, उन टॉपिक से पूछ लिया गया था। ठीक है, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उस पर एक प्रश्न आया था। हालांकि यूपीएससी ने अभी 11 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और एक व्याख्या भी आई थी जो कि बाहर से थी। ठीक है, सिलेबस के बाहर में, उसको सभी को, जो जिन लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था, व्याख्या वाले सबको, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वाला खंड जिसने अटेम्प्ट किया था, उसको पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर संत साहित्य में अवधि का योगदान, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं। ठीक है, हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा कीजिए। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए या स्वरूप पर विचार कीजिए। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के महत्व का आकलन कीजिए। अवधि की भाषागत विशेषताएं। ठीक है, तो भाषागत विशेषताएं जब भी पूछेगा तो ध्वनि संरचना, व्याकरण और शब्दकोशी प्रवृत्तियां सब लिखेंगे। ठीक है, अवधि के वैशिष्ट को रेखांकित करते उसकी दो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो पद्मावत, रामचरितमानस, दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए थोड़ा बड़ा। ठीक है, उल्लेख ही करना है, लेकिन चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में आराम से आपके पास समय रहता है। ठीक है, मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अवधि का महत्व प्रतिपादित कीजिए। मध्यकाल में अवधि की काव्य भाषा के रूप में विकास पर नतिदीर्घ निबंध लिखिए। ठीक है, ये देखिए पेपर आउट हो गया है, अगली बार ये प्रश्न आने की संभावना लगभग है ना। अब देखिए, ठीक है, तो अब हम लोग फिर वही पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे। अवधि के बाद अवधि का कैसे विकास होता है, अवधि के साथ साथ इसको हम लोग समझेंगे। और एक भूमिका देखेंगे, आप जब भी प्रश्न पूछा गया है तो एक ही प्रश्न पूछा गया है, यानी कि अगर आपकी भूमिका तैयार हो जाती है, आपको क्या लिखना है भूमिका में, अगर ये चीज स्पष्ट रहता है तो मुख्य भाग में और निष्कर्ष में आप आराम से काम चला लेंगे। ठीक है, देखिए, तो जब भी प्रश्न आएगा कि अवधि से रिलेटेड जो किसी भी भाषा में टिप्पणी करने के लिए, ठीक है, बस ये रहेगा, जैसे टिप्पणी वाले प्रश्न आता है या 15 नंबर पे आता है या 20 नंबर पे प्रश्न आता है, तब थोड़ा सा आप इस पे वरीयता पे विचार करेंगे कि कितने नंबर का भूमिका लिखें। ठीक है, भूमिका, सॉरी, कितने शब्दों का भूमिका लिखें। जैसे अगर 10 नंबर वाले में आता है तो आप आराम से 20 से 25 शब्दों में भूमिका लिख सकते हैं। अगर यही 15 और 20 नंबरों में आता है, 15-20 नंबरों में,
ठीक है, तो आप आराम से इसमें 40 से 50 शब्दों तक की भूमिका ले जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास पेजेस रहते हैं बेसिकली। जब 10 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 पेज देगा। ठीक है, 15 से 20 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 पेज देगा। यूपीएससी दोनों में प्रॉपर ये मिलता है। ठीक है, तो मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में विकास जब भी प्रश्न आएगा, ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि इन जो आपको ये जो सूचनाएं दी गई हैं, इन सूचनाओं में से कुछ चीजें वहां पे पुट करने का। ठीक है, हम लोग पहले इसको देखेंगे, फिर मध्यकाल में अवधि के विकास, अवधि के काव्य भाषा के रूप में विकास पर नति दीर्घ निबंध वाला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से बाकी सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र का कि अवधि कहाँ की भाषा है ना, तो भाषा वैज्ञानिक जैसे कुछ नाम, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं। ठीक है, ये नाम अगर आपको याद आते हैं तो ठीक है, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी, भोलानाथ तिवारी। ठीक है, इसमें और नाम एक जोड़ लीजिए, भोलानाथ तिवारी, बाबू बच्चन सिंह। ये लोग जो है अवधि पे इन्होंने क्या किया, बाकायदे रिसर्च किया हुआ है। तो इनका नाम जब भी अवधि से संबंधित प्रश्न आएगा, अगर आप इनके नाम को कोट करते हैं ना, तो आपके उत्तर में वैलिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे जो भाषा वैज्ञानिक थे, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी, बाबू राम सक्सेना, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, बाबू राम सक्सेना, इनमें सहमति है कि अवधि भाषा जो है मूलतः उत्तर प्रदेश के अवध और इसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। तो जब भी अवधि टर्म आएगा, तो अवधि का मतलब मूलतः उत्तर प्रदेश के अवध और इसके आसपास से संबंधित जो क्षेत्र हैं, वहां पे बोली जाने वाली भाषा क्या है, अवधि। ठीक है, जैसे अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से हुई है ना। अयोध्या नगर इस भाषा के केंद्र में स्थित है। पहले इसका पुराना नाम क्या था, फैजाबाद। अभी सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या किया है, अयोध्या कर दिया है। ठीक है, तो फैजाबाद या अयोध्या, तो अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से हुई है और अयोध्या नगर इस भाषा के केंद्र में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में, तो लखनऊ और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र जो है वो अवध कहलाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति या इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा अवध क्षेत्र के बारे में, है ना। तो अवधि को मोटे तौर पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक पश्चिमी अवधि, एक केंद्रीय अवधि और एक पूर्वी अवधि। जो पश्चिमी अवधि है, ये लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर व आसपास के जिलों में बोली जाती है। वहीं केंद्रीय अवधि की बात करें तो ये रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी अवधि की बात करें तो ये गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, ठीक है, मिर्जापुर पार्ट 3 का कुछ भाग, है ना। तो अवधि को मोटे तौर पे 3 भागों में, पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी अवधि में बांट सकते हैं। ठीक है, जो अवध था, अवध का प्राचीन नाम था कोसल। ठीक है, तो कोसल प्रदेश की भाषा होने के कारण इसको अवधि को पूर्व समय में, ठीक है, जब अपभ्रंश पाली प्राकृत काल में इसको कोसली बोल दिया जाता था। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में मतलब देश के पूर्वी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा थी, तो इसलिए इसका नाम पूर्वी भी पड़ गया। ठीक है, वहीं बैसवाड़ा, जैसे उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को मिला करके बैसवाड़ा क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो बैसवाड़ा क्षेत्र की बोली होने के कारण इसको बैसवाड़ी भी बोली जाती है। ठीक है, तो कोसली, पूर्वी, बैसवाड़ी इसके उपनाम है ना। तो जब भी बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र की, तो भौगोलिक क्षेत्र में 3 चीजें याद रखेंगे, पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी। अवधि को मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं और अवध शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो अयोध्या से हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है, जिसमें लखनऊ और अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है वही अवध कहलाता है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाषा के रूप में इसके उद्भव और इसके स्रोत क्या है। जब मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास का आरंभिक काल था, जैसे पाली प्राकृत काल अभी मैंने चर्चा की थी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र कोसल, बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में कोसल प्रदेश का नाम है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे अगर सुंदरकांड, रामचरितमानस का सुंदरकांड, तो उसमें है प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौशलपुर राजा कौन थे, राम भगवान को कौशलपुर राज भी बोला जाता है। ठीक है, तो हृदय राखी कौशलपुर राजा, तो कौशल जो क्षेत्र था बेसिकली अवध नाम, अवध का जो अवध प्रांत था, अवध क्षेत्र था, ये कौशल नाम से विख्यात था। ठीक है, कौशल क्षेत्र में ही ईसा पूर्व 200 से लेकर के ईसा की 2री शताब्दी तक अर्धमागधी प्राकृत में, ठीक है, तो अर्धमागधी प्राकृत में जनभाषा के रूप में कौशल भाषा या कोसली भाषा विकसित हुई। ठीक है, तो कोसली जो थी अर्धमागधी प्राकृत के रूप में विकसित हुई। ठीक है, इसी प्रक्रिया में आगे चल करके जो कोसली का विकास देखा जाता है। बाद में जब अपभ्रंश और अभट्ट का काल आता है, तो यही कोसली क्या हो जाती है, अवधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कोसली का आधुनिक रूप ही अवधि है। ठीक है, तो कोसली, बैसवाड़ा, बैसवाड़ी, पूर्वी, ठीक है, ये सब जो है अवधि के पुराने नाम है या उपनाम है ना। दूसरा क्या है, अगर अवधि की भाषिक संरचना और रूप रचना, इन पे 2 लोग का शोध प्रबंध बहुत फेमस है, ज्ञान शंकर पांडे और त्रिलोकीनाथ सिंह।
ठीक है। इन लोगों ने अपना लखनऊ विश्वविद्यालय में ये शोधकर्ता थे और उन्होंने अवधि के क्षेत्र, अवधि के साहित्य, ठीक है, इन सब पे, जैसे ये वाला जो प्रश्न था ना कि संत साहित्य में अवधि का योगदान, तो ज्ञानशंकर पांडे जी का एक पीएचडी इन्होंने की थी, डॉक्टर ज्ञानशंकर पांडे ने अवधि में, मतलब अवधि में इनका कुछ वो था, उसमें शोध प्रबंध काव्य में, शोध काव्य रिसर्च पेपर था, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे रैदास साहित्य में कैसे जो है आपका थोड़ा बहुत शबद और रामायणी में, है ना, और कैसे मलुकदास के जो काव्य हैं उसमें अवधि मिलती है, ठीक है। तो अवधि की भाषिक संरचना और रूप रचना पे डॉक्टर ज्ञानशंकर पांडे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने अपने शोध कार्यों से यह स्पष्ट किया कि सीमावर्ती जिलों में भी जो अवधि के समीपस्थ भाषाएं थी उनसे अवधि प्रभावित हुई, जैसे फतेहपुर सीतापुर में ये कन्नौजी से, ठीक है, इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में ये भोजपुरी और बघेली से भी प्रभावित होती है। तो कुछ शब्द जो है अवधि में कन्नौजी के आते हैं, कुछ शब्द जो है इसके भोजपुरी और बघेली से भी निर्मित होते हैं, ठीक है। तो भूमिका जब भी आएगी तो इस चीज का इन जो भी मैंने अभी डिटेल बताई थी इसमें से आपको अपने अपने हिसाब से तर्क वहां पे ढूंढ करके पुट करने हैं। अभी एक हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। एक आज मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा कैसे फिर से रिप्रेजेंटेशन, जैसे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक और रिप्रेजेंटेशन हर क्लास में एक एक दिखाते रहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी हर क्लास में एक एक बना करके दिखाने की, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगर समयाकाल की बात करें तो वाचिक परंपरा में अवधि बहुत प्राचीन भाषा है, जैसे प्राकृत पैंगलम में जो है पुराने अवधि के रूप मिलते हैं, लेकिन जब भाषा के रूप में, जब लिखित रूप की बात करें तो अमीर खुसरो की रचना खलीक बारी, ठीक है, याद रखेंगे खलीक बारी में अमीर खुसरो ने भारतीय भाषाओं का जिक्र किया था, उसमें अवधि का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। खुसरो की रचना काल, अगर खुसरो का समय काल देखें तो 1253 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अवधि एक भाषा के रूप में 13वीं शताब्दी के अंत में प्रयोग में आनी शुरू हो चुकी थी, या एक तरह से ऐसे करें तो भाषा के रूप में स्थापित होना शुरू हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अगर अवधि का जिक्र खुसरो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो स्थापित तौर पे आगे बढ़ चुकी थी, ठीक है। अगर रोडाकृत राउल बेल में देखें तो राउल बेल में कन्नौज की नायिका का वर्णन प्रसंग है, ठीक है। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कुछ अवधि के अंश मिलते हैं, है ना। जगनी के आलखंड में अवधि भाषा का भी जो है थोड़ा मोड़ा प्रयोग मिलता है, ठीक है। लेकिन जो राउल बेल है, रोडा का राउल बेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनका काल जो है वो प्रमाणिक नहीं है, ठीक है। और आल्हा खंड में जो जागनी का आला खंड है, इसमें जो अवधि भाषा है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पश्चिमी हिंदी में लिखा था, ठीक है। ये जो आलखंड है, जगनिक या जागनिक, ठीक है, आलखंड, ये पश्चिमी हिंदी में इन्होंने लिखा था। और बाद में छेपक के रूप में, छेपक मतलब बाद में लिख करके चिपका दिया गया, ठीक है। तो छेपक के रूप में अवधि का प्रयोग माना जाता है, तो इसलिए इनको प्रमाणिक तौर पे नहीं मानते हैं, ठीक है। प्रमाणिक तौर पे किसको मानेंगे? तो साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में अवधि का विकास निम्न दो भेदों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला सूफी परंपरा में, दूसरा राम भक्ति काव्यधारा की परंपरा में, ठीक है। सूफी परंपरा की बात करेंगे तो ठेठ अवधि का जो है मिठास लिए हुए थी, वहीं जो राम भक्ति परंपरा थी वो तत्समय अवधि के कोमलकांत पदावली से युक्त थी, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न कर लेते हैं, इतनी जानकारी आई, अब ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं, जैसे मध्यकाल में अवधि के काव्य भाषा के रूप में विकास पर नतिदीर्घ निबंध लिखिए, ठीक है। अगर ये निबंध वाला प्रश्न आ रहा है तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप भूमिका में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, यही तीन होगा, ठीक है। भूमिका में आप क्या बता सकते हैं? अपभ्रंश से विकसित थी, तो कौन सी अपभ्रंश से? जैसे कोसली जो थी अर्धमागधी प्राकृत से विकसित थी, तो आगे चल करके अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित हुआ, अर्धमागधी अवहट्ट विकसित हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 12वीं 13वीं शताब्दी के अंत में, जैसे जो अमीर खुसरो हैं उनकी रचना खलीक बारी में भी उल्लेख मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। तो जरूर भूमिका में जब भी आप अवधि के बारे में आएगा तो बताएंगे क्या कि अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, ठीक है। अच्छा, ये किस हिंदी में आती है? तो पूर्वी उपभाषा वर्ग, ठीक है, पूर्वी उपभाषा वर्ग में ये शामिल है ना, पूर्वी उपभाषा वर्ग में शामिल है, ठीक है।
और फिर भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कर देंगे, ठीक है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र कुछ नहीं याद आए तो अवध प्रांत, अवध प्रांत लखनऊ व आसपास का जिला ऐसे लिख देते हैं, जिसका भौगोलिक क्षेत्र अवध क्षेत्र, ठीक है, ये लखनऊ एंड अयोध्या के आसपास का जिला, ठीक है, कुछ याद आए तो ठीक है, नहीं तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, जिसका भौगोलिक क्षेत्र इतना है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ये केवल आपको अगर टिप्पणी करने के लिए आए तब तो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन इससे बड़ा प्रश्न है 15 नंबर में आ जाए, 20 नंबर में आ जाए, तो थोड़ा सा कौशल की चर्चा कर लेंगे, कोसली की, थोड़ा सा बैसवाड़ी की चर्चा कर लेंगे, ठीक है, बैसवाड़ी है ना, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे आप, बैसवाड़ी हो गया पूर्वी की, ठीक है, तो इन चीजों की कम से कम आपको चर्चा करनी बनती है, ठीक है, ये 3 चीज आप जरूर चर्चा करेंगे, है ना। अब बात आती है इनकी चर्चा के बाद थोड़ा सा आप भूमिका के बाद वाला जो कनेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इसमें बता सकते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण का, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जागनी का आधा खंड, ठीक है, आधा खंड की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा राउल बेल, ठीक है, राउल बेल, ठीक है, रोडाकृत राउल बेल, इनकी चर्चा कर सकते हैं कि आरंभिक विवरण जो है यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आरंभिक विवरण आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात फिर क्या बोल रहा है कि काव्य भाषा के रूप में विकास, ठीक है, तो काव्य भाषा के रूप में विकास कहां से होता है, फिर आ जाएंगे हम लोग मुख्य भाग में, ठीक है, भूमिका यहाँ पे खत्म, मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य भाग में क्या बताएंगे, पहला इसका जो विकास है वो कैसे दिखता है, तो आपका सूफी परंपरा में, ठीक है, सूफी परंपरा में, फिर इसका विकास आप बताएंगे कैसे, राम भक्ति काव्य धारा में, ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा में, ठीक है। अगर सूफी परंपरा की बात करेंगे तो फिर वहां पे आपका मुल्ला दाऊद की चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद की चंदायन, है ना, जिसमें लोरी और चांदा की कहानी थी, है ना। फिर बात करेंगे चंदायन के बाद जो है मृगावती कुतुबन की, ठीक है, कुतुबन की मृगावती हो गई, और एक और फेमस कवि हैं आपके सिलेबस में भी हैं, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कुछ हिंदू प्रेमाख्यानक अगर याद आएंगे तो आप वो कर सकते हैं, हिंदू प्रेमाख्यानक, ठीक है। राम भक्ति में स्वयं तुलसीदास सर्वथा प्रमुख हैं, ठीक है, तुलसीदास, तो इनकी चर्चा आप लोग कर सकते हैं मुख्य भाग में, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका निष्कर्ष, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा निष्कर्ष, है ना। ये चीजें आपको कम से कम जरूर बताना है ना। अब बात आती है कि इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखना कैसे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। आपके पास इसमें लिखने के लिए पर्याप्त मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब वही मैंने जो अभी बताया था भूमिका में, उसी चीज से मैं भूमिका यहाँ पे लिख के तैयार कर लिया, ठीक है। जैसे क्या, अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है। जब भी आएगा अवधि पे आ जाए, ठीक है, ब्रज भाषा पे आ जाए, ठीक है, तो क्या नाम है, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा पे आ जाए तो ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित, ठीक है, पश्चिमी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक प्रसिद्ध, तो सबको सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली बता देना है। फिर वहां का भौगोलिक क्षेत्र ब्रज मंडल का क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र अयोध्या फैजाबाद के आसपास, ठीक है, या अयोध्या लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। पूरा याद है तो पूरी बात आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको भूमिका में जरूर लिखनी है, क्या कि अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र जो है, जो भी हम लोगों ने अभी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया था, चाहिए तो इसके आधार पर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय, ठीक है, इन 3 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट आप बता दीजिए कि लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या आदि, प्रयागराज आदि के क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। ये चीजें आप बता सकते हैं भूमिका में। फिर क्या बताएंगे, पाली प्राकृत काल से जोड़िए। पाली प्राकृत काल में कौशल क्षेत्र की बोली कोसली मध्यकाल में अवधि के विकास का आधार बनी, ठीक है, डायरेक्ट आपने बता दिया। और जो ये पॉइंट ऐड कर लेगा तो उसका जाहिर सी बात है नंबर जो है +1 नंबर यहाँ पे जरूर बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप पाली प्राकृत काल में जो कौशल क्षेत्र की बोली है कोसली, उसको आप जोड़ रहे हैं अवधि के विकास से। आपको ये पता है कि अवधि का विकास जो है कौसली पे आधारित था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिलाने में मदद करेगा, ठीक। अब ये चाहिए तो इसमें जागनी का आलाखंड भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, जागनी का आलाखंड, ठीक है। बता दीजिए कि अवधि का जो आरंभिक रूप है ये रोडाकृत राउल बेल, जगनी के आलाखंड और दामोदर पंडित कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है,
ठीक है। परंतु या फिर ऐसे बता सकते हैं कि आरंभिक रूप जो है राउल बेल दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण और जागनी के आला खंड में मिलता है, परंतु जो शुरुआत की दो रचना है कौन कौन, राउल बेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनका कालक्रम निर्धारित नहीं है। वहीं जागनी के आला खंड में इसके ऐसे प्रमाण मिलते हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने प्रमाण उपलब्ध कराए कि ये जो है इसमें छेपक है ना। इसलिए इनका वास्तविक विकास कहां से माना जाता है, सूफी और राम भक्ति काव्य धारा, ठीक है। तो सूफी और राम भक्ति काव्य धारा, और इसको जब भी लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इसको घेर देंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से घेर देंगे ताकि आपको उसको पता चले कि हाँ आप ये चीज लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बता सकते हैं कि काव्य भाषा के रूप में अवधि के तीव्र विकास का श्रेय किसको जाता है, सूफी प्रेमाश्रयी कवियों को जाता है, ठीक है, जिन्होंने लोक प्रसिद्ध प्रेम कथाओं के माध्यम से, जो भी उसमें उर्वशी पुरूरवा की कथा थी, उषा अनिरुद्ध की कथा थी, या मालती माधव की कथा थी, ठीक है, या जो भी लोक प्रसिद्ध में हिंदू लोक कथाओं में जो प्रसिद्ध प्रेम कथाएं हैं, उसको उन्होंने क्या किया है, अपने कथाओं, उन कथाओं के माध्यम से जो उनके रहस्यवादी सिद्धांत हैं, ठीक है, जो इसका हकीकी प्रेम है, ठीक है, इन सबको उन्होंने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति किसमें की है, लोक प्रसिद्ध प्रेम कथाओं के माध्यम से, ठीक है। और इस क्रम में जो पहली कृति जो संपूर्ण अवधि में रचना थी वो कौन सी थी, मुल्ला दाऊद की चंदान या लोरी कहाँ, उसकी आपने चर्चा कर दी, ठीक है। और ये बताएंगे कि जो संपूर्ण अवधि में लिखी गई थी, इससे क्या हुआ, एक झटके में अवधि लोक भाषा से उठ करके काव्य भाषा के रूप में बन जाती है, ठीक है। और फिर उदाहरण दे सकते हैं, दाऊद कवि जो चांदा गाई जेरे सुनाते गा मुरझाई, इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो अगला क्या आप चर्चा कर सकते हैं, इसी परंपरा में कुतुबन की मृगावती। तो देखिए इससे आपको प्रेजेंटेशन कैसे सीखने को मिला, जैसे आपका देखिए यहाँ पे जितने भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो एक लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं तो एक लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ उदाहरण देना है तो आप जो है ऐसे ऐसे, अच्छा यहाँ पे कटना पिट्टी भी करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कि मतलब आपको दिखेगा प्रॉपर, उसको सामने वाले को जो भी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको दिखेगा, ठीक है। फिर इसी में आगे जोड़ते हुए इसी परंपरा में कुतुबन की मृगावती के उपरांत ठेठ अवधि में लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में ठेठ अवधि शब्दावली का भी प्रयोग किया, ठीक है, जैसे दिनकर पुहमी, सीधे उंगली नखनिक से घू, ठीक है, हिय पठा हिय फटा, ठीक है, इन सब का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, प्रेमाख्यानक परंपरा को शीर्ष पे पहुंचाया, ठीक है। और एक उदाहरण दे देंगे आप जो कि अभी आपको पढ़ना ही है, मलिक मोहम्मद जायसी के सूफी काव्य परंपरा में जो प्रमुख कृति है, ठीक है, पद्मावत, है ना, मानुष प्रेम बहे बैंकुठी नाहित काय छार एक मुठी, या जेठ जरेब जग बहे लुआरा उठे देवंगर उठे बवंदर धिगे पहाड़ा, चारू पवन झकोरे आगी लंका दाई पलंका लागी, ठीक है। इनकी चर्चा करके आप ये बता सकते हैं कि कम से कम कम से कम जो प्रेमाख्यानक कवि हैं, जो सूफी परंपरा के कवि हैं, उनके इतने काव्य में कम से कम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको फिर और आगे चर्चा करनी होगी तो थोड़ी मोड़ी आप चर्चा कर सकते हैं चित्रावली की, ठीक है, उस्मान कवि की चित्रावली, ठीक है। एक है मंझन, ठीक है, मंझन का अगर याद रहेगा तो, ठीक है, याद रहे तो लिखिए, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मंझन की एक है उस्मान की चित्रावली होगी, मंझन मधुमालती, ठीक है, मधुमालती, ठीक है। तो कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली और मंझन की मधुमालती, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चर्चा करनी है तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी की आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, अनुराग बांसुरी। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अनुराग बांसुरी में आपको ठेठ अवधि का मिठास मिलता है। कुल मिला जुला के आपको बताना है कि ये जो प्रेमाख्यानक धारा है इसमें ठेठ अवधि की मिठास आपको मिलती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब भी आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि प्रेमाख्यानक कवियों के साथ साथ, जो आपने मुस्लिम प्रेमाख्यानक कवियों की बात की तो थोड़ा सा वहीं पे चर्चा कर लेना है हिंदू प्रेमाख्यानक कवियों की, क्योंकि प्रेमाख्यानक काव्यधारा के साथ साथ प्रेमाख्यानक काव्यधारा का चर्चा साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। एक पैरा में छोटा सा आपने लिख दिया कि कुछ आपको नहीं पता, बस ये बता दीजिए कि हिंदू प्रेमाख्यानों की भी एक परंपरा रही है जिसमें नरपति व्यास, गोवर्धन दास, दुखरन महाराज जैसे प्रमुख कवि थे, जिनकी भाषा में, ठीक है, अब चूंकि ये हिंदू प्रेमाख्यानक हैं तो इनकी भाषा में किसका प्रभाव रहेगा, ब्रिज भाषा का, साथ साथ संस्कृत का, इन सब का भी प्रभाव रहेगा, ठीक है। और विशेष परंपरा का इसमें अभाव दिखता है, क्योंकि आपको कोई रचना पता ही नहीं है तो बता दीजिए विशेष परंपरा का यहाँ पे कोई अभाव दिखता है, ठीक है। इनके साथ साथ ये आपने क्या बता दिया कि मध्यकाल में अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास पर नतिदीर्घ निबंध में आपने बता दिया कि अवधि के काव्य भाषा के रूप में विकास में सूफी परंपरा ने कैसे योगदान डाला,
ठीक है, ये जो आपने बताया तुरंत जो है, देखिए ये वाला प्रश्न आपका हो गया। कौन सा प्रश्न? ठीक है, सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, इतना ही लिख करके फिर अंत में बता देना है कि अंत में जो थोड़ी सी विशेषता इसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, और थोड़ा सा आपको विशेषता इसमें बता देना है कि जो भाषा संबंधी विशेषताएं, इसको थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, जैसे इनकी जो भाषाएं थी वो उस पर अरबी फारसी का प्रभाव है, शैली जो है मसनवी शैली है, तो इन सब के थोड़ा सा बता देंगे, तो आपका साहित्यिक भाषा के रूप में सूफी कवि द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप का स्पष्ट रूप से जो लिखावट है वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हिंदू जो राम भक्ति काव्य धारा की परंपरा है। ठीक है, तो फिर क्या बताएंगे? मध्यकाल में अवधि के काव्य भाषा के विकास में रामानंद के रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन ने अवधि में राम भक्ति काव्य धारा की गंगा बहाई। ठीक है, देखिए कीवर्ड्स, देखिए कीवर्ड्स पकड़िए। ठीक है, रामानंद के रामावत संप्रदाय का थोड़ा सा चर्चा कर लिया। कीवर्ड्स वगैरह आपको जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही लगेगा कि हाँ उतना इंटेंशनली घुस करके आपने हिंदी को पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स वगैरह लिख के रखना है। जैसे अब इसको क्या करेंगे, आप एक वाली डायरी बनाइएगा, छोटी वाली, 1-2 पन्ने के नोट्स बनेंगे। ठीक है, जिसमें पहला रहेगा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास यहाँ पे लिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास और जायसी। ठीक है, जायसी पे जब भी आएगा तो ही पठा, ही फटा, सूधी अंगुरी न निकसे घिऊ। ठीक है, ये सब उदाहरण वहां पे लिख लेंगे। तुलसीदास का जब भी आएगा तो क्या लिखेंगे? रामावत संप्रदाय। ठीक है, इन कीवर्ड्स का प्रयोग करना है, रामावत संप्रदाय। ठीक है, काव्य धारा, मतलब ये सब धीरे धीरे लिखने में आ जाएगा, है ना। अब क्या बताएंगे कि जो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन था, इसने क्या किया? अवधि में राम भक्ति काव्य धारा की गंगा को बहा दिया। ठीक है, और आप ऐसे समझिए कि सीधे जो वैष्णव आंदोलन था उसका इतना ज्यादा प्रभाव था कि राम कथा का प्रसंग जो है अवधि में इतना महत्व पाता है कि श्री रामचरितमानस हिंदी नहीं बल्कि विश्व की सभी भाषाओं में सफलतम और श्रेष्ठतम ग्रंथ है। हमारे यहाँ का जो गीता प्रेस है, विश्व की सबसे ज्यादा छापी जाने वाली पुस्तक है श्री रामचरितमानस। ठीक है, और विश्व के लगभग 50 से ज्यादा देशों में ये बोली जाती है, और हिंदी के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन करके उभरी है। ठीक है, यानी कि जो भी अब तक अवधि लिखने आ रहे थे, अब तक जो अवधि लिख रहे थे, वो काव्य रचना करने वाले जो कवि थे वो प्राय जो है किसमें लिखते थे? अपभ्रंश, फारसी काव्य परंपरा की उनको पास जानकारी थी, अपभ्रंश की जानकारी थी। ठीक है, अरबी फारसी के शब्दों की जानकारी थी। लेकिन तुलसीदास ने क्या किया कि तुलसीदास का जो बैकग्राउंड है वो संस्कृत परंपरा है। ठीक है, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया है। ठीक है, तो तुलसीदास ने जो संस्कृत परंपरा के गहन अध्ययन के माध्यम से क्या किया, उन्होंने उनकी जो अवधि है वो तत्समीकृत अवधि होकर के यहां से निकलती है। उन्होंने क्या किया? तत्सम शब्दों का अवधिकरण। ठीक है, तो इसकी चर्चा थोड़ा सा आप कर लेंगे कि तुलसी के पूर्व जो सूफी परंपरा के कवि थे, इन्होंने क्या किया था? अपभ्रंश और फारसी काव्य परंपरा के कारण इनके जो शब्द भंडार थे वो अरबी फारसी परंपरा तक सीमित थे। ठीक है, इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया। वहीं तुलसीदास जी जो है वो संस्कृत परंपरा के गहन अध्येता थे, इस कारण उनके तत्सम शब्द जो है उनके भाषाओं में, उनकी काव्य धारा में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो कि उनको सूफी धारा से अलग करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप बता देंगे। ठीक है, देखिए कैसा उत्तर, कसावट वाला उत्तर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर आपने उत्तर लिखा तो 20 में से आपको आराम से 15 नंबर तो इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या बताएंगे, है ना, तो थोड़ा सा उदाहरण आपको बताना है कि किन शब्दों का तत्समीकरण, जैसे आपने ही फटा, सूदी उंगली ननिक से घ्यू, पुहमी इत्यादि शब्दों का जो ठोस अवधि वाला जो मिठास, अवधि की मिठास लिए हुए जो शब्द थे उनका जिक्र किया। वहीं थोड़ी सी गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों का भी जिक्र कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया? तत्सम शब्दों का अवधिकरण। ठीक है, तो ये चीजें, ये फिर कीवर्ड्स आया, इसको भी नोट करिएगा। अवधिकरण जैसे अमृत को अमी, अमी मूरी में चूरन चारू, वन को वन, हंस गामिनी को हंस गमनी आदि का प्रयोग के रूप में इन्होंने क्या किया? तत्सम शब्दों का अवधिकरण। ठीक है, वहीं ये न केवल अवधि तत्सम शब्दों के अवधिकरण पे ही तक सीमित रहा, बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया? अरबी फारसी के भी शब्द उनको मिलते, मतलब उनके जो है काव्य में दृष्टव्य होता है, जैसे गरीब निवाज, बख्शीश। ठीक है, वहीं ठेठ अवधि के भी शब्द मिलते हैं, जैसे बांझ, अहेर, इनका भी प्रयोग उनके काव्य में दिखता है। ठीक है, जैसे देखिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ? तत्समीकृत अवधि। ठीक है, जैसे परहित धर्म, देखिए धर्म को धर्म में बदल दिया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कायर कूर कपूतन की हद तेव गरीब नवाजे। ठीक है, गरीब नवाज शब्द का प्रयोग, तो ये सब आप उदाहरण दे सकते हैं, है ना।
ठीक है। इसके अलावा जैसे लोचन जल रहे लोचन कोना, ठीक है, जैसे परम कृपन कर सोना, ये सब आप बता सकते हैं, है ना। फिर थोड़ा सा अगर इसमें जैसे बढ़ाना रहे, जैसे मान लीजिए केवल अगर आ जाए कि राम भक्ति काव्य धारा का अवधि के विकास में योगदान, ठीक है, तब आप बता सकते हैं कि जो तुलसी जैसे राम भक्त कवि थे उनकी भाषा केवल तत्सम शब्दों तक ही नहीं थी, बस इनको थोड़ा सा आगे बता करके फिर यहाँ पे उदाहरण इसके साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे हंस गवनी आदि का प्रयोग करते हैं, ये वाला उदाहरण क्या किया, ऊपर लिख दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हंस गवनी आदि का प्रयोग करते हैं, उदाहरण जैसे ये, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अपने समय में प्रचलित अरबी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर उदाहरण ये, ठीक है। तो उदाहरण अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। दूसरा चीज क्या बता सकते हैं, फिर आगे तुलसीदास की थोड़ी सी विशेषताएं जोड़ सकते हैं, ये हम लोग दूसरे वाले पेपर का भी करेंगे। जब दूसरा वाला पेपर कराऊंगा तो फिर इन सब क्वेश्चनों को कराऊंगा एक बार, ठीक है। अब क्या है, जो अवधि है, अब इस प्रश्न में मांग हम लोग कहां से बढ़ेंगे, धीरे धीरे अवधि को कंक्लूड करेंगे। जैसे अवधि को गंभीर, उदात्तपूर्ण और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति की विशेषताओं के कारण, इनकी जो कम तीव्रता थी, ठहराव जैसे गुण जो थे, इस कारण ये क्या हुआ, काव्य भाषा और विशेषकर प्रबंध काव्यों की भाषा बनकर के उभरी, ठीक है। जिस और इसके जो लचीलापन था, पाठक को बांधने की जो कौशल थे, इसने इसको क्या किया, प्रबंध काव्यों की भाषा बना दिया। जैसे श्री रामचरितमानस का उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस जो कि प्रबंध काव्य में सफलतम कृति है, विश्व की सफलतम कृति, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, निष्कर्ष देके अपने उत्तर को यहाँ पे समाप्त करेंगे। जैसे निष्कर्ष यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, निष्कर्षतः मध्यकालीन अवधि की सूफी काव्यधारा में जायसी और राम भक्ति काव्यधारा में तुलसी केंद्रीय कवि के रूप में उभरते हैं, जिन्होंने क्रमशः ठेठ अवधि के मिठास को बनाए रखा और तत्समी अवधि के औदात्य को जनमानस के सामने रख मध्यकाल में अवधि भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। तो दो चीजें याद रखेंगे। अगर मान लीजिए इसी में से पूछे, इसी में पूछे केवल अवधि के विकास में सूफी काव्य धारा का महत्व, ठीक है, तो क्या बताएंगे, निष्कर्षतः मध्यकालीन अवधि जो है उसमें सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठेठ अवधि के मिठास को जनमानस के सामने रख मध्यकाल में अवधि की भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। वहीं अलग अलग मतलब करके इन्हीं सब कीवर्ड्स के प्रयोग से आपको मुख्य भाग, भूमिका, निष्कर्ष, ये सब चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपका हो जाएगा, है ना, ये वाला प्रश्न आपका हो जाएगा इसी के साथ, ठीक। फिर जो है आपका जो भी विशेषताएं हैं इनका मलिक मोहम्मद जायसी का थोड़ा मोड़ा अगर मान लीजिए पूछे, ठीक है, पार्ट 2 से, ठीक है, जो भी उनकी भाषागत विशेषताएं, जो भी उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब संवेदनागत विशेषताएं और भाषागत विशेषताएं कि भाषाओं में उनकी भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है, किन काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, इन सब चर्चा करके आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना आपका उसमें सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों में आपका ये क्या क्या हो जाएगा इनके माध्यम से, ठीक है। जैसे ये देखिए, अवधि की व्याकरण विशेषता अभी हम करेंगे, अवधि की व्याकरण विशेषताओं को निरूपण कीजिए, ये भी हम लोग करेंगे। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये सब चीजों की विशेषताएं चर्चा कर सकते हैं कि ठेस अवधि की मिठास, ठीक है, जो अवधि का जो माधुर्य गुण है वो आपको मिलता है। वही राम भक्ति काव्य परंपरा में आपको क्या मिलता है, तत्समीकृत अवधि, ठीक है, या अवधि तत्सम शब्दों का अवधिकरण मिलता है, ठीक है। तो वो चीज बताएंगे। प्लस प्रयुक्त अवधि की विशेषताओं में थोड़ा सा आप भाषागत विशेषताएं चाहिए तो बता दीजिए, जैसे ध्वनि संबंधी विशेषताएं, व्याकरण विशेषताएं, ठीक है। हालांकि 10 नंबर के शब्दों में आपके पास इतना स्कोप नहीं है, ठीक है, कि आप लगेंगे वो सब बताने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना बता दीजिए, है ना। संत साहित्य में अवधि का योगदान, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो दो प्रश्न अभी हम लोग को देखना है, पहला अवधि की वैकल्पिक विशेषताएं और संत साहित्य में अवधि का योगदान, ठीक है। ये दो चीज अभी देखना है, ठीक, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा कीजिए, ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पे विचार कीजिए, ये हो जाएगा आपका आराम से इतने से, ठीक है। हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इस पे जो है मटेरियल जल्द से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अवधि का जितना भी अवधि के संबंध में जितने भी मटेरियल हैं वो जल्द से जल्द टाइप होकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तब तक मैं ये पीडीएफ तो आपको इसके साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो सूफी काव्य द्वारा प्रयुक्त अवधि का स्वरूप, या आप जिस भी नोट से पढ़ रहे होंगे वहां पे एकदम मटेरियल दिया हुआ है, सफिशियंट है, आप वहां पे आराम से बता सकते हैं, है ना। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के महत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें क्या बताना है आपको कि साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि जो है मध्यकाल में विकसित होती है। और कैसे विकसित होती है, तो फिर वही चीजें आपको अपनी चीजों को घुमा करके लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये भूमिका में वही लिखेंगे कि साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि जो है वो अवधि का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये है, और समयकाल ये है, कौशल अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित थी, कौशल क्षेत्र की बोली थी कोसली, जो बाद में अवधि के विकास का आधार बनी, ठीक है। फिर अवधि के महत्व का आकलन कीजिए। तो थोड़ा सा आपको बताना है कि अवधि की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या, अवधि की शक्तियां क्या, अवधि की सीमाएं क्या है। तो इन सब चीजों को आपको बताना है, वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अवधि की भाषागत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी तक अपभ्रंश अवहट्ट में जो पढ़ा था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, भाषागत विशेषताओं में ध्वनि संबंधी विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं और आपका शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी भाषागत विशेषताएं अवधि का पूछेगा, ब्रज भाषा का पूछेगा, ठीक है, तो इनमें आपको क्या करना है कि ये आपस में इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो भाषागत विशेषताएं जब भी पूछेगा, ठीक है, या व्याकरणिक विशेषताएं पूछेगा, व्याकरणिक विशेषताएं पूछा जैसे यहाँ पे, तो सीधे केवल व्याकरणिक विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। भूमिका, इसके बाद व्याकरणिक विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाषागत विशेषताएं पूछेगा तो सब एक साथ बताइएगा। ध्वनि विशेषताएं, ध्वनि संबंधी विशेषताओं में ये है, व्याकरणिक विशेषताओं में ये है, और शब्दकोशीय विशेषताओं में ये है। अभी हम लोग ये भी चीज देख लेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। चलता हूँ एक बार लेकर के फिर से उस पर, ताकि आप लोग को एक बार, तो ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होगी तो देख लीजिए, बताइएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि सूफी जो है, या सूफी या प्रेमाख्यानक अवधि की भाषाई विशेषताएं या भाषागत विशेषताएं, ये भविष्य में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो सूफी और प्रेमाख्यानक अवधि है उसकी भाषागत विशेषताओं को अलग बताया है, और इसी प्रकार जो राम भक्ति काव्य धारा की अवधि की विशेषताएं, भाषाई विशेषताएं, इसको अलग बताया है। जब पूछेगा अवधि की भाषाई विशेषताएं तो दोनों को मिक्सअप करके लिखना है, ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखेंगे भाई, अवधि मध्य अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है, ठीक है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र ये है, और कौशलिक से ये इसके विकास का आधार बनी थी, ठीक है। फिर डायरेक्ट बता देंगे राम भक्ति काव्य धारा की अवधि की भाषागत विशेषताएं, भाषाई विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या सूफी काव्य धारा की भाषाई विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या अवधि की भाषाई विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो प्रश्न लिख करके दिखाइएगा, ठीक है, इस पर लिख करके चेक कराइएगा। आपको प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, दो प्रश्न और है। राम भक्ति काव्य धारा की अवधि की भाषाई विशेषताओं को निरूपित कीजिए, ठीक है। एक प्रश्न है अवधि की भाषाई विशेषताओं को निरूपित कीजिए, ठीक है। ये दो प्रश्न है। भूमिका में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, आपका फिक्स है। जब अवधि की विशेषताएं पूछेगा तो राम भक्ति और सूफी काव्य धारा दोनों को जोड़ेंगे। जब राम भक्ति को पूछेगा तो राम भक्ति की विशेषताओं को जोड़ेंगे। जब सूफी को पूछेगा तो केवल सूफी की विशेषताओं को जोड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक बार भाषाई विशेषताओं को, ठीक है। तो ध्वनि संरचना के स्तर पे कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे व का ब के रूप में प्रयोग, श का ख के रूप में प्रयोग, र का अ इ उ री के रूप में प्रयोग होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऋतु का ऋतु, छठ का खट, वर्षा का बरखा, ठीक है। स्वर भक्ति यहाँ पे वृहद मात्रा मिलती है, जैसे प्रकार का प्रकार, ठीक है। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे चित का चीत, ठीक है, मित का मीत, है ना, ये चीजें। फिर दूसरा क्या बताएंगे, प्राकृत और अपभ्रंश के कई शब्दों का प्रयोग इसमें आरंभिक अवस्था में होता है, जैसे पुहमी, दिनयर, ठीक है, दिनकर को दिनयर, पुहमी, पृथ्वी को पुहमी, ठीक है, हिय फटा, ठीक है, ध्वनि संरचना, है ना, वो शब्दकोशी प्रवृत्तियों में लिख देंगे, हिय फटा, मुहावरों वगैरह का प्रयोग, ठीक है। फिर क्या बताएंगे कि जो संज्ञा रूप थे इसमें कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। क्या हुआ था, अभी भाषा का मानकीकरण के तौर पे काम हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि भाषा के मानकीकरण की प्रवृत्ति, चूंकि अभी अवधि जो है वो अभी उसका विकास आरंभ हुआ था, और जो ठेठ अवधि जो थी उसमें व्याकरणिकता पे उतना ज्यादा जोर नहीं था, इसलिए जो संज्ञा रूप है वो उसमें कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन जो पुल्लिंग की संज्ञा है वो प्राय उकारांत हैं, आकारांत हैं और अकारांत हैं, ठीक है, जैसे प्यू, राजा, काग, ठीक है। जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं वो प्राय जो है इकारांत हैं, जैसे धनी, धनी, है ना, धनी, ठीक है। फिर बता सकते हैं कि द्विवचन का प्रयोग, ठीक है, वचनों में द्विवचन का प्रयोग पूर्णतः समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा था, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, मैं अभी बता दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा, अभी परेशान मत होइए। द्विवचन का प्रयोग पूर्णतः समाप्त हो गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रयोग में क्या हुआ, न का प्रयोग, नी का प्रयोग और न परसर्गों का प्रयोग हुआ, जैसे रतन छुआ जिन हाथन सेती, ठीक है। तो हाथन, है ना, हाथों, हाथों से, तो हाथन, ठीक है, हाथन। तो न का प्रयोग, नी का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग
समाप्त हो गया था और एक वचन से बहुवचन प्रणाली में न, नी और न प्रसर्गों का प्रयोग यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अगला क्या बता सकते हैं कि प्रायः जो अपभ्रंश और अवहट्ट से जो कर्ता की ही विभक्ति से सभी कारकों का काम लेने की जो प्रवृत्ति थी, जो अपभ्रंश अवहट्ट से चली आ रही थी, तो यहाँ पे बदलेगा नहीं। ठीक है, वो चीज यहाँ पे भी चलेगा। जैसे राजा गर्वही बोले नाही जय जीव दीन किन संसारू। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि गर्वही, ठीक है, ही विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, जही ही विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, ये सभी कारकों में लगभग दिखता है। जैसे यहाँ पे करण कारक के स्थान पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, गर्व से तो गर्वही, ठीक है, कर्ता, ठीक है, जिही, है ना। फिर कुछ प्रसर्ग यहाँ पे निम्नलिखित है, जैसे संप्रदान में कह लागी, कर्म में कह कौ के, संबंध की बात करें तो क के कर की, ठीक है, करण की बात करें तो सो से ती से, ठीक है, अधिकरण की बात करें तो मह मा मैं पर। ठीक है, इन सब प्रसर्गों का प्रयोग आपको दिखता है। ठीक, सर्वनाम में भी जैसे उत्तम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए और अन्य पुरुष के लिए अलग अलग सर्वनाम है। जैसे मज ह मोर, ठीक है, मोर मनोरथ जानो उन्हीं के, बसों सदा उर्सुर के, है ना। मध्यम पुरुष में तू ते तुम इनका प्रयोग दिखता है। अन्य पुरुष की बात करें तो वह, ओई, ते, इनका प्रयोग दिखता है। ठीक है, और कुछ सर्वनाम आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे जो, जेही, किछु, को, काहू, है ना, इन सब का प्रयोग आपको दिखता है। देखिए, दो चीजें हैं। अब अभी तक आपने अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी और अपभ्रंश अवहट्ट पाली प्राकृत, इसकी प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक स्वरूप देखा, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन चीजों को जो है आप अभी नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप वहां पे नोट करना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान होगा ये कि चीजें अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, बार बार कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग भाग दो, ठीक है, जब हम लोग भाग दो करेंगे तो वहां पे जो उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, जिन उदाहरणों का प्रयोग हम वहां पे करेंगे, उसमें से इन सब चीजों को समझते चलेंगे। तो अभी के लिए इन सब चीजों को याद करने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास कीजिए, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, हालांकि अब प्रीलिम्स परीक्षा नजदीक आ रही है तो उसके लिए अलग से स्ट्रेटजी रहेगी। प्रीलिम्स परीक्षा नजदीक आ रही है तो जनवरी तक आप लोग अभी ऑप्शनल करिए कम से कम। ठीक है, जनवरी के लास्ट तक ऑप्शनल करिए, फरवरी से आप लोग फिर से प्री पे भिड़ जाइएगा। ठीक है, क्रियाओं की संरचना की बात करें तो इसमें वर्तमान काल के लिए त रूप जैसे करत बैठत, भूतकाल के लिए स रूप और व रूप जैसे कीने थी आव। ठीक है, भविष्य काल के लिए ब और ह रूप जैसे जाप चलब करही चलही, ठीक है, कहूं, है ना। सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, जैसे भा, ठीक है, हुत, अहा, ठीक है, अही, है ना, इन सब का प्रयोग। ठीक है, भोजन अही, भोजन है ना, भोजन हुत, भोजन था। संयुक्त क्रिया कहीं कहीं सहायक क्रिया से मिलकर निर्मित होती है, जैसे कहन लागे, ठीक है, कहने लगे, लखी पाए, लाख पाए, है ना, ये चीजें। विशेषण के लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, जैसे झीना का झीनी, उजियारा का उजियारी, और संख्यावाचक विशेषण भी मिलते हैं, जैसे 1, 2, 4, 16 इत्यादि। ठीक है, ये चीजें आपको किसमें मिलेगी, जो ठोस अवधि है, ठेठ अवधि है। ठीक है, जो सूफी परंपरा में अवधि जिसकी मिलती है उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं थी, जैसे यहां तक इन शब्दों, ये ध्वनि संरचना की विशेषताएं ये हो गई। ठीक है, तो इसको अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको अलग नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से व्याकरणिक विशेषताएं होंगी कि संज्ञा के स्थान पे, जैसे अभी पूछा था व्याकरणिक विशेषताएं। ठीक है, तो व्याकरणिक विशेषताएं अगर पूछेगा, मान लीजिए अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए, तो आपको क्या करना है, संज्ञा रूपों के स्थान पे, ठीक है, संज्ञा रूपों का, ठीक है, द्विवचन, एक वचन, ये सब बताना है। यही विभक्ति प्रयोग बताने हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रसर्ग थे ये बताने हैं, सर्वनाम कौन कौन से थे ये बताने हैं, क्रियाओं की क्या संरचना थी ये बतानी है, सहायक क्रियाएं क्या थी ये बतानी है। ठीक है, विशेषण विशेष कैसे थे, संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से थे, ये चीजें आपको वहां पे चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार राम भक्ति काव्यधारा की अवधि की क्या विशेषताएं थी। जैसे ध्वनियों के स्तर पर इसमें क्या हुआ था, तत्सम शब्दों का अवधिकरण, और इस प्रक्रिया में जो कुछ ध्वनि परिवर्तन थे, जैसे व का ब के रूप में प्रयोग। ठीक है, जैसे विश्वामित्र, यहाँ पे क्या हो गए थे, विश्वामित्र। ठीक है, श का स के रूप में कौशल्या तो कौशल्या। ठीक है, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी, ठीक है, कौशलपुर राजा। ठीक है, कौशल, है ना, तो कौशल्या। ठीक है, लखन, है ना, रावण, न की जगह न का प्रयोग। ठीक है, ये चीजें आपको वहां पे दिखेंगी। ठीक है, दूसरा शब्दावली के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पे, शब्दावली के स्तर पे, शब्दावली के स्तर पे क्या दिखेगा, अच्छा वहां पे शब्दकोशी विशेषताओं में क्या दिखेगा कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, तो विदेशज शब्द थे अरबी फारसी के प्रयोग। ठीक है, तत्सम शब्द थे कौन कौन से, तत्सम शब्दों का बहुत कम प्रयोग हुआ है। ठीक है, लगभग 9 के बराबर, और तद्भव और विदेशज शब्द, तत्सम तद्भव
देशज और विदेशज शब्द वहां ज्यादा हैं, देशज शब्द और ज्यादा हैं, ताकि वो ठोस ठेठ अवधि का मिठास लिए हुए है। ठीक है, शब्दावली के स्तर पे बात करेंगे अगर हम लोग राम भक्ति काव्य धारा में, तो क्या बताएंगे कि संस्कृत के शब्दों का अवधिकरण इसकी प्रमुख विशेषता है। जैसे अमी अमूरी में चूरन चारू, तो अमृत को अमी बना दिया, वन को वन बना दिया, बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई। ठीक है, और साथ ही भोजपुरी, राजस्थानी, खड़ी बोली के साथ साथ अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे गरीब नवाज है ना, भोजपुरी आवध, ठीक है, आवत जावत है ना, ये सब शब्दों का प्रयोग यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कारक व्यवस्था की बात करें तो कहीं कहीं जो है निर्विभक्ति प्रयोग दिखाई देते हैं, जिसमें ना तो विभक्ति है न ही परसर्ग। ठीक है, जैसे दरस राम मिट गई, राम दरस मिट गई कुल साई। ठीक है, मैं चरित संक्षेप ही कहा। ठीक है, तो इन शब्दों में क्या है, निर्विभक्ति प्रयोग है, न विभक्ति है न परसर्गों का प्रयोग है। ठीक है, वहीं वहां पे भी क्या है, ही विभक्ति के प्रयोग से कई कारकों का काम लिया जाता था, यहाँ पे भी ही विभक्ति का प्रयोग मिलता है। ठीक है, राम ही राम, रावण ने कब रावण ब्रह्मांड निकाया, जासु बल जाय विरचित माया। ठीक है, तो ही विभक्ति के प्रयोग के माध्यम से कई कारकों का काम यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, राम ही बोले सकल मुनि, राम ही बोले सकल मुनीसा। ठीक है, तो राम ही है ना, राम ही है ना, राम ही तो आपको अधिकतर दिखेगा। ठीक है, राम ही का प्रयोग है ना, तो ही विभक्ति के प्रयोग से कई कारकों का काम यहाँ पे भी लिया जाता था, जैसे वहां पे यहाँ पे भी। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा के अनुकूल परसर्गों का विकास यहाँ पे राम भक्ति काव्य धारा की अवधि में प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं, और कुछ प्रमुख परसर्ग आप चाहिए तो याद करके यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो इसकी विशेषता थी, ठीक है, लगभग परसर्ग आपको एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि दोनों को आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, दोनों को याद करते हुए आपको चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड भाई, जैसे देखिए लागी यहाँ पे भी है, लागी यहाँ पे भी है। ठीक है ना, का कौ यहाँ पे भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसको एकदम सही से याद ही रहेगा परीक्षक को, तो कोई एक याद कर लेंगे तो कर्म के तौर पे आप बता सकते हैं का कौ के का प्रयोग। ठीक है, संबंध के तौर पे बता सकते हैं के केर केरा कर का प्रयोग। ठीक है, करण और अपादान के स्तर पे बता सकते हैं सही से सो सैती का प्रयोग। ठीक है, अधिकरण पे बता सकते हैं मह माही पर में का प्रयोग। ठीक है, तो लगभग सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग में भी लिख सकते हैं, साथ साथ भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए परेशानी होना अक्सर अरे कैसे याद करेंगे। ठीक है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। सर्वनाम में भी जैसे एक वचन के लिए मैं, मोही, हम। ठीक है, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ठीक है, मोही का प्रयोग। ठीक है, तू तुम। ठीक है, तुम्हार है ना, बहुवचन में तुम्हार। ठीक है, अन्य पुरुष में सो वह ते। ठीक है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। तो ये सब चीजें आपको सर्वनाम में दिखती हैं। ठीक है, अब क्या है, अन्य पुरुष में जो, को, कौन, जिन, कवन, कोई, किछु, इन सब का प्रयोग दिखता है। और भाषा को व्यापक बनाने के लिए इस काव्य धारा में क्या हुआ, खड़ी बोली के भी सर्वनाम जैसे तुम्हारा, हमारा इत्यादि का भी प्रयोग दिखता है। ठीक है, क्रिया व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्तमान क्रिया में करत, देखत, भूतकाल में देखी के, करी के, आवा, जावा, पावा, खावा। ठीक है, भविष्य काल में दो रूप प्रचलित हैं, जैसे बरूप और हरूप। हम लोगों ने पहले देखा था, करब, जाइब, खाई, पियब, लुटब। ठीक है, हरूप देखिए, जइए, कहिए, पीहे, है ना, ये सब मिलता है। सहायक क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो भय, भवा, भवे, भव जैसे भूतकालीन सहायक क्रियाएं दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए फिर वही न, नहीं, न प्रत्ययों का प्रयोग दिखता है। ठीक है, तो से वही सब नहीं, मान, मद नाही, है ना, जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी था। ठीक है, बहुजन अंतर नहीं है भाई, बस अंतर ये है कि यहाँ पे ठेठ अवधि थी, यहाँ पे तत्समीकृत अवधि है। ठीक है, बस इन दो चीजों का अंतर है। अवयवों और अविकारी पदों की बात करेंगे तो क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण बनकर उभरते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो अब, तब, अबहू, तबहू, कबहू, पहले, जही। ठीक है, पहले, इन सब ये जो है विशेषण क्या है, कालवाचक है, काल का बताते हैं कि जैसे अब, तब, अभी, तभी,
कब, पहले, है ना, ये सब स्थानवाचक विशेषण है, जैसे यहाँ, कहाँ, तहाँ, वहाँ, उत, इत, ठीक है, यहाँ, कहाँ, सज्जन, करवासा, लंका, निश्चर, निकर, निवासा, ठीक है। प्रकारवाचक संज्ञा की बात करें तो इमी, जिमी, किमी, जस, कस, ठीक है, इमी, जिमी, गावई, बेद, बुध, ठीक है, तो इमी, जिमी, है ना, इन सब का प्रयोग क्या है, प्रकारवाचक अवयवों में, अभिकारी पदों में क्रिया विशेषण के रूप में ये दिखता है, ठीक है। इन चीज के ये चीज बता सकते हैं। अगर बात करेंगे अब, फिर एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, अवधि की शक्तियां, और इन मटेरियल्स के आधार पर जितने भी प्रश्न एकदम आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अवधि की शक्तियां कुछ देख लीजिए, ठीक है। अगर बात करें अवधि की, तो अवधि जो है ये कोमलकांत पदावली पे, जो ब्रज भाषा की जो कोमलकांत पदावली है उस पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि अवधि न तो ब्रज भाषा की तरह अत्यंत कोमल भाषा है और न ही संगीतात्मक है, लेकिन इतनी भी कठोर नहीं है कि वो खड़ी बोली या हरियाणवी की तरह आपको कठोर दिख जाए, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो अवधि गंभीर, उदात्त और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, एक बेहद अनुकूल भाषा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए अवधि की प्रमुख विशेषताएं पूछें तो क्या बताएंगे, अवधि न तो ब्रज भाषा की तरह अत्यंत कोमल और संगीतात्मक बोली है, न ही खड़ी बोली की या हरियाणवी की तरह अत्यंत कठोर बोली, ठीक है। यह गंभीर, उदात्त और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बेहद अनुकूल भाषा है, ठीक है। इसलिए चाहे वो बात करें राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े रामचरितमानस की, या बात करें ठेठ अवधि में लिखे गए जायसी के उपन्यास, जायसी का जो है, क्या बोलते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, ठीक है, चाहे पद्मावत की बात करें, ये दोनों जो हैं, दोनों ही जो गंभीर, उदात्त और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति में दोनों की भाषा बनकर के उभरती है, ठीक है। अगला क्या बता सकते हैं, जो अवध क्षेत्र है इसमें राम कथा के प्रसंग भरे पड़े हैं, ठीक है ना, राम कथा बहुविधि सुखदाई, ठीक है। यहाँ पे हमेशा जो है मतलब जो अवध क्षेत्र है ये राम कथा के प्रसंगों से भरा पड़ा है, ठीक है। और जो संस्कृति है, जो अवध की संस्कृति है, ये कहीं न कहीं राम से जुड़े होने के कारण इसकी जो संस्कृति है वो मर्यादा और लोक रक्षण जैसे मूल्यों को अपने संस्कार के स्तर पे इसको धारण करती है, और इसलिए ये अवधि जो है स्वाभाविक रूप से संस्कार की भाषा होने के कारण मर्यादा और औदात्य को भी धारण करती है, ठीक है। तो अवध जो है राम कथा के प्रसंगों से आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस कारण अवधि का जो चरित्र है कैसा हो जाता है, मर्यादा और औदात्यपूर्ण बोली के तौर पे। अंत में जब आप देखेंगे इसकी सीमाएं, तो यही सब सीमाएं भी हो जाएंगी, ठीक है, कि गंभीर, उदात्त और मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति तो होती है लेकिन कोमलकांत पदावली और संगीतात्मक नहीं है, ठीक है। और क्या नाम है, न ही खड़ी बोली की तरह कठोर है, जिससे वो जब उसका लुप्तीकरण होता है तो उसके कारण भी यही काम होता है, यही उसके पीछे भी यही कारण होता है, ठीक है, कि वो क्या जो है खड़ी बोली की तरह जो आम जो वर्तमान आधुनिक जो जनजीवन है उसको व्यक्त करने में असहज होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति जुड़ी हुई होती है ना। इसलिए अवधि का जो सबसे बड़ा गुण है क्या है, इसका लचीलापन, है ना। अन्य भाषाओं के शब्दों का आसानी से जो है आत्मसात कर लेना इसके लचीलेपन की एक प्रमुख निशानी है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अवधि का तत्समीकरण, ठीक है, सॉरी तत्सम शब्दों का अवधिकरण, ठीक है। तो इस लचीलेपन के कारण अवधि को संस्कृत शब्दावली का जो माधुर्य है वो सहज उपलब्ध हो सका, ठीक है। तो इसको ये किसने बोला था, ये शुक्ल जी का कथन है, ठीक है, कि अवधि का जो सबसे बड़ा गुण है वो इसका लचीलापन है, जिससे यह अन्य भाषाओं के शब्दों को आसानी से आत्मसात कर पाती है, और इसी लचीलेपन के कारण अवधि को संस्कृत शब्दावली का सहज माधुर्य उपलब्ध हो सका, है ना। ये शुक्ल जी का कथन है। अगला क्या है, अवधि भाषा का एक प्रमुख गुण है कि इसमें जो ठहराव है और इसमें जो बांधने की क्षमता है, ये इसके कारण जो प्रबंध काव्य हैं, ठीक है, जो प्रबंध काव्य हैं उनके लिए एक सहज भाषा बन गई, ठीक है। यानी कि प्रबंध काव्यों को अगर लिखना रहेगा तो उसके लिए जो है रचनाकार की मानसिक स्थिति तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ जो भाषा है उसमें प्रबंधात्मक जो गुण है, जो उसके प्रबंध काव्य के जो गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और जो ब्रज भाषा है वो क्या है, उसमें जो ब्रज भाषा की जो आपका ब्रज भाषा में जो आपका संगीतात्मकता है, जो उसकी कोमलकांत पदावली है, उसमें दिक्कत क्या आती है कि वो प्रबंध काव्यों की भाषा बनकर के नहीं उभर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए भले तुलसी को जब
आगे हम लोग देखेंगे कि जब कोमल और संगीतात्मक बोली में लिखना था तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। लेकिन अगर प्रबंध काव्य में आपको लिखना है तो ठहराव और बांधने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है, और प्रबंध काव्यों के लिए इसीलिए जो अवधि का ठहराव है और बांधने की क्षमता है, ये प्रबंध काव्यों के लिए एक प्रमुख बोली बनकर के उभरती है और अवधि जो है एक सहज भाषा बन जाती है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य रामचरितमानस जो है अवधि में लिखा गया। ठीक है, तो अवधि एक सहज भाषा बन के उभरी, है ना। अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र की बोली है, प्रयोक्ता वर्ग भी इसका काफी बड़ा है और साहित्यिक सफलता में इसका महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, कि विश्व के 50 से ज्यादा देशों में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, 50 से ज्यादा देशों में, है ना। साथ ही साथ ब्रज भाषा से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, तो ब्रज मंडल में भी यह बोधगम्य है और भोजपुरी से निकट होने का भी इसको लाभ मिलता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है अवधि, ठीक है, एक सेकंड, ये क्या बना दिया मैंने, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें तो ये ब्रजमंडल का क्षेत्र है, ये अवधि का क्षेत्र है और ये आपका भोजपुरी का क्षेत्र है। ठीक है, अवधि बीच की क्षेत्र है, तो इस वाले एरिया में आराम से अवधि को समझा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों में अवधि समझी जाती है। तो ये चीजें क्या है, अवधि को कहीं न कहीं जो है सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक प्रयोक्ता वर्ग को सहज उपलब्ध कराता है। ठीक है, सर्वाधिक मतलब प्रयोक्ता वर्ग जो है इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे फिजी में, मॉरिशस में, नेपाल में, ठीक है, अवधि एकदम आराम से समझी जाती है राम कथा के माध्यम से। ठीक है, राम कथा बहुविधि सुखदाई, कैसे है दोहा, थोड़ा सा मतलब चौपाई मुझे भूल रहा है। ठीक है, तो राम कथा के माध्यम से पूरी अवधि जो है आपका विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, अवधि की कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, और अवधि की सीमाएं क्या है, वही जो गंभीरता है, जो इसके मर्यादापूर्ण जो औदात्य भाव हैं, इसकी उपस्थिति इतने ज्यादा है कि अवधि जो अगर व्यक्ति को कोई मनोरंजन परक बात बोलनी हो या कुछ चंचलता की बात बोलनी हो, ठीक है, या कुछ श्रृंगारिक काव्य की रचना करनी हो, ठीक है, तो वो चीज जो है आपका इसमें नहीं हो पाता। हालांकि मैं इसको नहीं मानूंगा, लेकिन ठीक है, तब भी वात्सल्य के मनोग्राही चित्र, ठीक है, तुलसीदास के भी वात्सल्य के मनोग्राही चित्र बहुत अच्छे थे। ठीक है, जैसे घुटनु चलन रेणु तन बंदित मुख दधि लेप किए, ठीक है, घुट चलत रेणु तन बंदित, ठीक है, ये वाला जो है, या मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी दूध देर मोए दूध पियत भैया बहू है छोटी। तो ये जो ब्रज भाषा वाला जो है उसको भी तुलसीदास ने बहुत अच्छे से लिखा है। वर्दंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घनभीत जगे छवि मोतिल माल अमोलन की। ठीक है, तो वात्सल्य के मनोग्राही चित्र तुलसीदास ने भी खींचे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खींचा, लेकिन ठीक है, मानने के लिए इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि जो सूरदास का वात्सल्य वर्णन है वो अपने आप में बहुत ही मतलब सूक्ष्मता के साथ वात्सल्य वर्णन है। ठीक है, श्रृंगारिकता के साथ वात्सल्य वर्णन है। तो इसलिए अवधि का जो गंभीरता है, जो इसकी मर्यादा है, जो इसके औदात्य भाव है, वो जो मनोरंजन परक या चंचल मनोवृत्तियों के साथ साथ जो श्रृंगारिक काव्य या वात्सल्य के मनोग्राही चित्र खींचने की जो क्षमता है ब्रज भाषा की, उसके सापेक्ष नहीं ठहरते हैं। तो इस वजह से ये जो है अवधि की सीमाएं बनकर के उभरती हैं। अगला अगर हम बात करें जो मध्यकाल का मनोविज्ञान था, ठीक है, इसके लिए तो अवधि ठीक थी, लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की, आधुनिक जीवन की जो तमाम जटिलताएं थी, जो प्रतिदिन बदलते जो समाज की प्रवृत्तियां थी, इसको चित्रण करने में अवधि सक्षम नहीं थी। ठीक है, इसलिए जब ब्रज भाषा का पतन होता है तो अवधि की जगह कौन सी भाषा आती है, खड़ी बोली। ठीक है, यानी कि जब ब्रज भाषा की साहित्यिक प्रतिष्ठा डगमगाती है तो समृद्ध विरासत, एक बहुत बड़ा प्रयोक्ता समूह होने के बावजूद, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य होने के बावजूद अवधि को उतना महत्व नहीं मिल पाता है, जबकि तुलनात्मक रूप से जो खड़ी बोली थी उसके पास उतना संसाधन नहीं था, कठोर थी, लेकिन उसके बावजूद जो खड़ी बोली आगे बनकर के पहुंच जाती है। ठीक है, अगला क्या है, प्रबंधात्मक रचनाएं अगर आपको लिखना हो तो अवधि बहुत सही है, लेकिन मुक्तकों वाली तेजी उसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए मुक्तक में चंचल, तीव्र और उच्चतम समाहार क्षमता, एक ही चीजों में कई सारी चीजों को अद्भुत रूप से समाहित कर लेना, मानी कि समाहार क्षमता आपका उच्चतम हो, कलात्मक प्रयोग के लिए अधिक क्षमता हो, इसके लिए ब्रज भाषा उपयुक्त थी, अवधि नहीं उपयुक्त थी। ठीक है, तो मुक्तक काव्य की भाषा के रूप में अवधि नहीं उपयुक्त थी, इस वजह से भी अवधि का आपको अवसान देखने को मिलता है। ठीक है, अवधि में जो लचीलापन था, अवधि का जो लचीलापन था ये तो था, ठीक है, लेकिन संस्कृत और अरबी फारसी शब्दों का जो अवधिकरण था, ठीक है, ये अवधि ने अपने लचीलेपन के माध्यम से इसको भले एकत्रित कर लिया था, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा
कि हिंदी भाषा स्थान का जो अतिक्रमण है, ठीक है, भले वो 50 से ज्यादा देशों में पहुंच गई थी, लेकिन अपने स्थान का अतिक्रमण नहीं कर पाई, ठीक है। और हिंदी के सभी क्षेत्रों का भाषा बनने का गौरव किसको मिला? फिर से खड़ी बोली को। तो खड़ी बोली के विकास को भी हम लोग इसी से जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आज की बात करें, आज का क्लास लंबा हो जा रहा है, ठीक है, आज की बात करें तो अवधि की जो जो विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं, तो भूमिका हो जाएगा, मुख्य भाग में व्याकरणिक विशेषताएं देखे ही थे, वो सारी चीजें आप बताएंगे, आराम से हो जाएगा। अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए, एकदम आराम से हो जाने वाला है। मुख्य भाग, भूमिका, निष्कर्ष, ठीक है, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ठीक है, तो आराम से चर्चा हुई है। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं, तो ये आप आराम से बता देंगे, ठीक है, कि काव्य भाषा के रूप में अवधि की विशेषताएं, तो कौन कौन सी विशेषताएं बताएंगे? एक तो राम भक्ति काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा। तो पहले तो भूमिका में थोड़ी सी भूमिका वही रहेगी, आपकी थोड़ी मोड़ी चेंज होगी, ठीक है। फिर आप बता देंगे काव्य भाषा के रूप में जो अवधि है वो सूफी काव्य धारा में कैसी है और राम भक्ति काव्य धारा में कैसी है। अंत में थोड़ी सी आप बता देंगे कि काव्य भाषा के रूप में अवधि की जो विशेषताएं, अवधि की शक्तियां क्या है और संक्षेप में सीमाएं, ठीक है। फिर संत साहित्य में अवधि का योगदान, ये आपका एक प्रश्न बचा रह जा रहा है। देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न आज बचा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। संत साहित्य में अवधि का योगदान, हालांकि अगर इसमें बात करेंगे तो कौन कौन सा कर लेंगे? रैदास, ठीक है, रैदास में थोड़ा सा देख लेंगे कि रैदास में कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे उनका था, जाके कुटुंब सब ढोर धुवंड फिर जहूं बनारसी अस्पास, अचार सहित विप्र करी दंडवत, ठीक है, तो करही दंडवत, ठीक है, तीन बने रविदास दासानुदास, ऐसे करके उनका एक दोहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अवधि दिखता है, ठीक है। सबद रमैनी में कबीरदास के दिखता है, ठीक है, तो इनकी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि जो इनकी भाषा है, भले से पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा है, लेकिन सबद और रमैनी में इनको पूर्वी भाषा या अवधि की भी भाषा, अवधि भी मिलता है। उनका जो क्षेत्र है मगहर, वो अवधि का अवध का क्षेत्र है, ठीक है, मगहर जहाँ पे रहे हैं, है ना। तो ये सब थोड़ा सा बता सकते हैं। और एक और दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल, इनका आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। सूफी कवियों में प्रयुक्त अवधि के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, तो एकदम इजिली हो जाएगा, ठीक है। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि का महत्व का आकलन कीजिए, एकदम इजिली हो जाएगा, हो गया है। अवधि की भाषागत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, तो भूमिका, फिर वो पूरे ध्वनि संबंधी विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं और शब्दकोशी प्रवृत्तियां, ठीक है। शब्दकोशी प्रवृत्तियों बताएंगे, सूफी काव्य धारा में जो शब्दकोशी प्रवृत्तियां अलग और राम भक्ति काव्य धारा में अलग, इन दोनों की चर्चाएं जरूर करेंगे, है ना। अवधि के वैशिष्ट को रेखांकित करते उसकी दो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं को उल्लेख कीजिए, तो वैशिष्ट को रेखांकित करिए और दो साहित्यिक रचनाओं को क्या बताएंगे आप? रामचरितमानस और पद्मावत, ठीक है, इनको बता सकते हैं, है ना। या कुतुबन की मृगावती वगैरह का भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन दो जो फेमस हैं उनका बताइए, ठीक है। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अवधि का महत्व प्रतिपादित कीजिए, इजिली हो जाएगा। मध्यकाल में अवधि की काव्य भाषा के रूप में विकास पर नतिदीर्घ निबंध लिखिए, एकदम इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या बच रहा है इसमें? दो चीजें बच रही हैं, संत साहित्य में अवधि का योगदान, ठीक है, और हिंदी के विकास में अवधि के योगदान, ठीक है। ये दो चीजें हम लोग को देखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये वाला, और दूसरा ये दो प्रश्न बचे हैं, बाकी प्रश्न हो चुके हैं। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। इतने से आपका सफिशियंट हो जाना चाहिए, है ना। आगे हम लोग दो चीजें हैं, अभी भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ठीक है। तो मुख्य भाग के लिए जब आप बताएंगे तो इन चीजों को यहाँ पे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल बताए थे या जो भी चीजें थी, अगर आपको अभी नहीं समझ में आनी है, जैसे अभी हम लोग भविष्य में जब पेपर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, होता क्या है, जब भी पेपर 1 है पेपर 2, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। जो पेपर 2 के एग्जाम्पल है वो आप इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में जगह छोड़िएगा। शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा वो ऐसे वाले पेपर पे बनाइएगा जो एकदम आपका सिंपल पेपर हो, ठीक है, एकदम मतलब सादा पेपर, ठीक है, सादे पेपर बनाइएगा, उसके थोड़े थोड़े से जगह छोड़िएगा ताकि एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे ऐड कर पाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, इन चीज पे हमको फोकस करना है। पहले से हमारा रटा रटाया भूमिका और निष्कर्ष रहेगा, तो हम सीधे जाकर के उगल पाएंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 19 प्रश्न आपको यूपीएससी में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तब जो है आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। जैसे मैंने 420 नंबर का अटेम्प्ट किए थे, तो इस वजह से मेरे नंबर कम रह गए थे, ठीक है। और सिलेक्शन में जो ऑप्शनल है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। अगर कुछ भी समस्या हो, कुछ भी चीज नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।